नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही दोस्तों आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और ये पहले एग्जाम में भी दोस्तों ये प्रश्न सब पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न के एक एक सही उत्तर को याद रखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक हो, आपको इस मॉडल पेपर से एग्जाम में आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे और दोस्तों हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिससे कि दोस्तों आपकी जो तैयारी एग्जाम की जोर शोर से चलती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और याद रखिएगा, ठीक है, उत्तर। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से किनके मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आपको उनका नाम बताना है जिनका मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों वे कौन है। ऑप्शन नंबर ए भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, भगवत दयाल शर्मा जो हैं वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल कर चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भगवत दयाल शर्मा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा, सॉरी मुख्यमंत्री तो पता ही है आपको, शिवराज सिंह चौहान, और अगर राज्यपाल पूछा जाए तो याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के वर्तमान के जो हैं राज्यपाल हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों जो 3 कार्यकाल कर चुके हैं राज्यपाल के रूप में मध्य प्रदेश में, भगवत दयाल शर्मा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि आपको बता दूं दोस्तों कि परिसीमन आयोग, ठीक है ना, परिसीमन आयोग वर्ष 2008 की संतुष्टि के आधार पर मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी की जो आरक्षित सीटों की संख्या है दोस्तों वो 35 है। ठीक है ना, याद रखिएगा कितनी है, 35 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन है। ठीक है, तो दोस्तों सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो कौन है, पीवी दीक्षित। ठीक है ना, पीवी दीक्षित। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि राज्य में किस वर्ष लोकायुक्त का गठन किया गया था, तो आपको याद रखना है दोस्तों 1981 में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में लोकायुक्त का गठन किया गया था 1981 में। और प्रथम लोकायुक्त कौन है दोस्तों, पीवी दीक्षित। ठीक है, ये दोनों जानकारी आपको पता होनी चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है दोस्तों कि पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये करवाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्था का निर्वाचन संपन्न करवाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधार कला किसके शासनकाल में अधिक विकसित हुई। आपको बताना है दोस्तों कि गांधार कला किसके शासनकाल में विकसित हुई। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि सम्राट कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास बहुत ही तेज़ी से हुआ था। ठीक है ना, और कनिष्क किस काल के शासक थे दोस्तों, कुषाण काल के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुषाण काल में गांधार कला का जो विकास है वो सर्वाधिक हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा कुषाण काल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहला कथन है आपका कि भारतीय संघ की कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है ना वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा राष्ट्रपति में निहित होती है। और ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका गलत है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपके गलत हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, जहांगीर के विरुद्ध आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन कौन है जिन्होंने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, आसफ खां, खुर्रम,
महाबत खां या खुसरो। ठीक है, तो वो हैं दोस्तों जिन्होंने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। खुर्रम, महाबत खां और खुसरो, ये तीनों ने ही जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो, ये तीनों ही जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था इन तीनों ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 एवं 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के जो संत थे उनका योगदान था धार्मिक सद्भाव में, राष्ट्रीय एकता में, हिंदू और मुसलमानों की एकता में, या सामाजिक सद्भाव में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का जो योगदान था वो था धार्मिक सद्भाव में। ठीक है ना, याद रखिएगा। 15वीं और 16वीं सदी के प्रथम चरण में, ठीक है, 15वीं और 16वीं सदी के प्रथम चरण में दोस्तों भक्ति आंदोलन से जुड़ी संतों तथा सूफियों ने धार्मिक सद्भाव की पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है ना, कब पूछा जाएगा आपको, तो 15वीं एवं 16वीं सदी के प्रथम चरण में। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिकी की प्रेयरी है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं उष्णकटिबंधीय वन, नदी के बेसिन, पशु फार्म या शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दोस्तों उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका के जो प्रेयरी हैं वो शीतोष्ण घास स्थल है। ठीक है ना, याद रखिएगा, शीतोष्ण घास स्थल है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख या एस्चुरी बनाती है। ठीक है, इनमें से बताना दोस्तों कि वह कौन सी नदी है जो ज्वारनद मुख या एस्चुरी बनाती है। आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा वो नदी है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है ना, याद रखिएगा, नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह नदी, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, तथा खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सी है जो तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति के अंतर्गत नहीं आती है। जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या स्प्रूस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आपको पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा इनमें से जो महोगनी है, ठीक है, वो एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। ठीक है ना, यह जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसकी जाति है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह विषुवतीय वर्षावन की जाति है। ठीक है, यह हिमालयी वनस्पति की जाति के अंतर्गत नहीं आती है, यह विषुवतीय वर्षावन की जाति के अंतर्गत आती है। ठीक है, बाकी तीनों आपकी जूनियर, सिल्वर फर और जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस, ये तीनों ही आपकी हिमालयी वनस्पति की जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, महोगनी को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन ताम्रपाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन ताम्रपाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। वो स्थल है दोस्तों आपका एरण। ठीक है ना, एरण जो है दोस्तों वो ताम्रपाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जिस काल में दोस्तों मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था। ठीक है ना, उस काल को ही ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने, ठीक है ना, अगर आप पूछ लिया जाए आपको कि ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने किस किस औजारों का साथ में प्रयोग किया था, तो वो है दोस्तों तांबे और पत्थर के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था। उसी काल को दोस्तों याद रखिएगा ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह का आरंभ सिवनी, तुरिया, घोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल के आदिवासियों ने किया, ये कथन। दूसरा कथन दोस्तों आपका, इस सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता व प्रभाकर डुंडीराज ने किया था। ठीक है, दोनों ही कथन में आपको बताना दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो कथन 1 है आपका वो सत्य है कि 1930 में जंगल सत्याग्रह का जो आरंभ है दोस्तों वो सिवनी, तुरिया तथा घोड़ा डोंगरी के आदिवासियों ने किया था। ठीक है, यह कथन पूर्ण तरीके से सत्य है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि इस सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता एवं प्रभाकर डुंडीराज ने किया था। दोस्तों ये आपका कथन गलत है, क्योंकि
दोस्तों याद रखिएगा कि इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो सरदार गंजन सिंह कुरकू ने किया था। ठीक है, सरदार गुंजन सिंह कुरकू ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन मतलब कथन जो आपका दो कथन है, ठीक है ना, सेकंड नंबर का जो कथन है वो पूर्ण तरीके से गलत हो जाएगा, केवल कथन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य के किस प्रसिद्ध चित्रकार को फ्रांसीसी सम्मान कमांडर डे लॉ लीजन डी ऑनरियर लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि राज्य के वो कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्हें फ्रांसीसी सम्मान कमांडर डे लॉ लीजन डी ऑनेउर लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है आपके सैयद हैदर रज़ा। ठीक है ना, याद रखिएगा, सैयद हैदर रज़ा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में मनाया जाने वाला हरेली पर्व का महत्व किस वर्ग के लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि राज्य में मनाया जाने वाला हरेली पर्व का जो महत्व दोस्तों वो किस वर्ग के लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृषकों के लिए, व्यापारियों के लिए, जनजातियों के लिए या साधु संतों के लिए। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा हरेली पर्व का जो महत्व दोस्तों वो कृषकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कृषकों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। सभी को पता है दोस्तों कि चंदेल वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, नन्नुक के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, नन्नुक ने की थी चंदेल वंश की स्थापना। ठीक है, और कब की थी दोस्तों, तो 831 ईस्वी में की थी। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 831 ईस्वी में नन्नुक के द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन के अधीन नहीं था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्न में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र वर्धन वंश के शासक, ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन के अधीन नहीं था। ठीक है, तो वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो हर्षवर्धन के अधीन नहीं था। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा उच्च कल्प जो है वो सम्राट हर्षवर्धन के अधीन नहीं था। ठीक है ना, जबकि पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा और उज्जैन तीनों ही हर्षवर्धन के अधीन थे, सम्राट हर्षवर्धन के अधीन थे। ठीक है, आपको याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उच्च कल्प आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, यह किया गया था प्रारंभ जबलपुर से। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, आपको दोस्तों लोक नृत्य और प्रमुख जनजाति आपको बताना है कि किस जनजाति का जो लोक नृत्य है वो प्रमुख लोक नृत्य है, आपको बताना है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ए बी सी डी ये और ए बी सी डी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी और डी, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नृत्य किस जनजाति का है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी देख लेते हैं जो परधौनी है दोस्तों, ठीक है ना, जो परधौनी है वो है दोस्तों आपका किससे संबंधित है, बैगा। ठीक है, बैगा जाति का प्रमुख नृत्य है ये परधौनी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका ए। अब दूसरा दोस्तों तो हुल्की नृत्य, हुल्की नृत्य जो है दोस्तों ये मुरिया जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बी। भगोरिया नृत्य सभी को पता है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, भगोरिया नृत्य जो है वो भीलों का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी। और सैला नृत्य बच गया आपका दोस्तों गोंड का। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब A 3 B 1 C 4 D 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, बिल्कुल कंठस्थ आंसर होना चाहिए आपको। ठीक है ना, याद रखिएगा कि सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने के कारण और अपने सुंदर स्थलों के कारण पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, दोनों कथनों में आपको बताना दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 कथन दोनों ही आपके सही हैं कि ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये भी कथन पूर्ण तरीके से सही है आपका। और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये भी कथन पूर्ण तरीके से आपका सत्य है। ठीक है ना। और दोस्तों आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंधित प्रावधान है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है ना, 36 से 51 याद रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है आपको तो ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति, ठीक है, राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा गवर्नर जनरल है जिसका नाम राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? एग्जाम में अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किसका जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का जो नाम है दोस्तों वो राज्य हड़प नीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि नापना, एक अनुवाद के विभाग की स्थापना, अन्य पर से कर समाप्त करना, बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है। बाकी भू राजस्व का निर्धारण हेतु भूमि नापना ये भी संबंधित है, एक अनुवाद विभाग की स्थापना करना ये भी सत्य है, और अन्य पर से कर समाप्त करना ये भी सिकंदर लोदी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका बहलोल लोदी के राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करना यह सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इन्होंने इसके राजस्व सिद्धांत का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं किया था बहलोल लोदी के। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हुआ। ये कथन ए है। अब इसका कारण दिया है दोस्तों आपको, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो अशोक की मृत्यु के पश्चात तो प्रारंभ हुआ, ठीक है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव है। ठीक है ना, प्रशासन का अधिकाधिक केंद्रीकरण है, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानता है, पदाधिकारियों द्वारा जनता पर अत्याचार आदि था। ठीक है, इसका कारण ये नहीं था कि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों तो सही हैं, किंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अर्थात मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के पश्चात आरंभ हुआ, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो जो आपको यहाँ दिया गया है वो नहीं है कि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। ठीक है, यह इसका मुख्य कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आद्यतम से प्रारंभ कर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो निम्नलिखित घटनाएं दी गई हैं इनको आद्यतम से प्रारंभ कर सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ आपको 4 दिए गए हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, पूना समझौता और साइमन कमीशन। ठीक है, देखिए दोस्तों साइमन कमीशन आया था दोस्तों 1927 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों द्वितीय गोल सम्मेलन जो है वो हुआ था 1931 में। ठीक है ना, सांप्रदायिक पंचाट जो कि कम्युनल अवार्ड था दोस्तों वो हुआ था अगस्त 1932 में। कब हुआ था? अगस्त 1932 में, अगस्त याद रखिएगा। और जो पूना समझौता दोस्तों वो था सितंबर 1932 में। ठीक है, तो आपका सबसे पहला कौन सा जाएगा दोस्तों? साइमन कमीशन, अर्थात पहला आपका क्या जाएगा? 4। ठीक है, दूसरा कौन सा जाएगा? 1931 मतलब फर्स्ट। देखिए दोस्तों ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा आपका साइमन कमीशन। ठीक है, उसके बाद आएगा दोस्तों आपका क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद आएगा सांप्रदायिक अधिनिर्णय और उसके बाद आएगा पूना समझौता। ठीक है, तो आपका जो क्रम होगा वो होगा दोस्तों 4, 1, 2,
3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। आपको बताना दोस्तों कि वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा है जो अपने नौसैनिक शक्ति, नोबल पावर के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो वो दक्षिण भारतीय राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो चोल, ठीक है। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए सर्वप्रसिद्ध था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं, उनकी जनसंख्या के अनुसार, समान रूप से, जनसंख्या और आर्थिक स्थिति के आधार पर, या वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर। दोस्तों राज्यसभा में जो राज्यों को स्थान प्रदान किए गए हैं ना, स्थान किस प्रकार दिए गए हैं, याद रखिएगा, ये दिए गए हैं उनकी जनसंख्या के अनुसार, ठीक है ना। राज्यसभा में राज्यों को स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था करती है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का जो कार्यकलाप होता है, क्रियाकलाप जो होता है, इसकी निगरानी कौन सी संस्था रखती है दोस्तों। दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सेबी, ठीक है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की जो निगरानी है वो सेबी, याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसकी निगरानी रखती है, ठीक है। और दोस्तों अगर इसकी स्थापना आपको पूछ ली जाए, सेबी की स्थापना भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा 12 अप्रैल, ठीक है ना, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, इस संस्था की स्थापना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि एकीकृत जीएसटी जो है वो किसके द्वारा संग्रहित होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको क्वेश्चन तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो जीएसटी होता है, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, ठीक है, आपको बताना दोस्तों, कारण बताना है कि भारत में जो है वो संसदीय प्रणाली की सरकार है। इसका जो कारण है आपको बताना दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ABCD, ठीक है। दोस्तों भारत का संविधान जो है वो केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान है वो केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय रूप की व्यवस्था करता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। भारत के क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार के अर्थ को इस प्रकार व्यापक बनाया है कि इसमें निम्नलिखित व्युत्पन्न अधिकार शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यायालय की परिभाषा में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा है जो न्यायालय की परिभाषा में शामिल नहीं है। वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं सूचना का अधिकार, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 21 दैहिक एवं प्राण स्वतंत्रता की बात करता है दोस्तों, जिसमें जीवन के अधिकार भी सम्मिलित है। स्वास्थ्य एवं सूचना का अधिकार जो है दोस्तों निश्चित तौर पर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इसे जीवन के अधिकार में शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है, ठीक है, आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है दोस्तों, ठीक है ना, वो देशों, निम्नलिखित किन देशों में से किसी एक के तट के निकट पाई जाती है। वो देश कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर कोरल सागर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, कोरल सागर में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र है दोस्तों वो न्यूनतम है। वो राज्य है दोस्तों आपका हरियाणा,
ठीक है ना, याद रखिएगा। भारतीय राज्यों में जो हरियाणा है उस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपलब्ध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। आपको 5वीं और 6ठी अनुसूची के जो उपबंध है दोस्तों, आपको बताना है किस लिए हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या सभी समावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए सॉरी। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा 35 का। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए जो है दोस्तों भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध लिए गए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है आपका, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका नाम जो है दोस्तों वो जुड़खर अभ्यारण्य है। याद रखिएगा कौन सा अभ्यारण्य है, जुड़खर अभ्यारण्य। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए आपको तो नाम पता होना चाहिए। और यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो याद रखिएगा गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा नेशनल हाईवे है जो जाता है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 6। ठीक है, जो कि संबलपुर उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़ और नागपुर महाराष्ट्र से होकर जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर जाता है NH6। ठीक है, नेशनल हाईवे 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 6। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का जो, ठीक है ना, भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक होता है वो होता है दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है ना, भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चीनी मिल जो है कहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों, जावरा में। ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे पहली चीनी मिल वर्ष 1934 में जावरा, जो कि रतलाम में स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर की गई थी, जावरा में। और कब की गई थी, तो 1934 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा 2020 तक रखा गया था। ठीक है ना, इंद्रधनुष के अंतर्गत जो पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था वो 2020 तक रखा गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, शेरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 में किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वो प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट लायन। ठीक है, याद रखिएगा। शेरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2020 ठीक है को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट लायन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कब किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए दोस्तों वो कुल कितने व्यक्तियों को किया गया है, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि इन पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो किस वर्ष में की गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों 1954 में की गई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2019 में निरोगी काया अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सितंबर 2019 में निरोगी काया अभियान का जो शुभारंभ है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरू किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टेलनेट क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि टेलनेट क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो टेलनेट है वो रिमोट लॉग इन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, रिमोट लॉगिन के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, जिसमें वर्चुअल कनेक्शन का प्रयोग करके द्विदिशीय टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन को लोकल एरिया नेटवर्क लैन पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको खाली याद रखना है कि रिमोट लॉगिन के लिए ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए देखिए वीडियो स्क्रीन की भी आवश्यकता होती है, माइक्रोफोन की भी आवश्यकता होती है और कैमरे की भी आवश्यकता होती है। इस सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। सुविधा से उपयोगकर्ता अपने ड्राइवर द्वारा सिस्टम से जुड़ी डिवाइस को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, किसकी सुविधा से दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों वो कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर सुविधा से। ठीक है, डिवाइस मैनेजर सुविधा से उपयोगकर्ता जो है वो अपने ड्राइवर द्वारा सिस्टम से जुड़ी डिवाइस को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95, 98, ME 2000, 2003, XP, विस्टा 7, 8 तथा 10 में उपलब्ध है। इन सभी में ये उपलब्ध है। ठीक है ना, डिवाइस मैनेजर। ठीक है ना, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मोबाइल ऐप के द्वारा सरकारी सेवाओं के एक्सेस को प्राप्त किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि किस मोबाइल ऐप के द्वारा सरकारी सेवाओं के एक्सेस को प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो ऐप है दोस्तों आपकी उमंग। ठीक है, याद रखिएगा, उमंग एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग स्मार्टफोन के माध्यम से सरकारी सेवाओं को एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, उमंग याद रखिएगा। ऐप का नाम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2020 में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि वह कौन है जो 2020 में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज बना है। तो बिल्कुल आपको आंसर लगा के आना दोस्तों, डेविन ब्रावो पर। ठीक है, डेविन ब्रावो ने दोस्तों अगस्त 2020 में, ठीक है ना, अगस्त 2020 में T20 क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए हैं। ठीक है, जिसमें वो ऐसा कारनामा करने वाले दोस्तों विश्व के प्रथम गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, डेविन ब्रावो। किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सभी को पता है कि OMR द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी कागज पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैविक ऑक्सीजन मांग BOD, ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग BOD के संदर्भ में जल प्रदूषण से संबंधित स्थितियों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर स्थितियाँ दी गई है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। ठीक है, 3 स्थितियाँ दी गई है दोस्तों, आपको पढ़ते हैं 3 स्थितियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, जो कि BOD से संबंधित है। देखिए, जैविक ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों के उपअपचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। ये कथन सत्य है, आपको बताना है। या इसके तहत जल जितना अधिक प्रदूषित होगा, प्रदूषित पदार्थों के विघटन के लिए उसी अनुपात में ऑक्सीजन की मांग होगी। यह कथन सत्य है। या BOD जल प्रदूषण के मानक निर्धारण का महत्वपूर्ण चरण है, यह कथन सत्य है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2, या ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। ठीक है, तो दोस्तों आपको BOD के संबंध में जो कथन सत्य हैं आपके, वह है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 जो कथन है वो सत्य हैं। ठीक है, कि BOD जल जो है प्रदूषण के मानक का निर्धारण का महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, और जैविक ऑक्सीजन की जो मांग है दोस्तों, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों के उपअपचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा।